नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाडेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे हमारी विमान विज्ञान जो हमारा सेमिनार रहा था अगस्त मास में, जो हमने सुरानी साहब की जन्म जयंती की निमित्त पर आयोजित किया था। उस सेमिनार के रोगानिक विमान और व्याधित रूपीय विमान, ये हमारे उस सेमिनार के दो प्रधान विषय थे। उसमें भी रोगानिक विमान के अंतर्गत रोगानिक विकल्प, इस विषय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। स्व गुरुवर्य वैद्य श्री सुरानी साहब और गोहिल साहब को स्मरण और वंदन नमन करते हुए आज का हमारा रोगानिक विमान, जो विमान स्थान का अध्याय है, उसका छठा अध्याय, उसके बारे में हम रोगानिक विकल्प, जो उसका पेटा विषय है, जिससे रोगानिक विमान समझने में हमें सरलता मिलती है, उसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। तो पहले तो रोगानिक विकल्प के बारे में हम समझूती ले तो रोगानिक विकल्प जो है वो रोगानिक और विकल्प ऐसे दो शब्दों से बना है। रोगानिक यानी कि क यानी कि अग्नि, अनिक यानी कि आसपास, रोग यानी कि धातु विभंजन प्रक्रिया। रोगानिक में क यानी कि अग्नि, अनिक यानी कि आसपास, रोग यानी कि धातु विभंजन प्रक्रिया या तो रोगकरण प्रक्रिया। रोगानिक का अर्थ यह निकलता है कि अग्नि की आसपास, अग्नि को माध्यम में रखते हुए जो धातु विभंजन प्रक्रिया, रोगकरण प्रक्रिया हो रही है, उसका मान, प्रमाण और ज्ञान हमें जिस अध्याय से ज्ञात होगा वो अध्याय है रोगानिक विमान अध्याय। रोगानिक विमान धातु विभंजन प्रक्रिया का मान है, यानी कि रोगकरण प्रक्रिया या धातु विभंजन प्रक्रिया को ज्ञात करने हेतु, समझाने हेतु विमान स्थान का यह छठा अध्याय रोगानिक विमान व्याख्यात किया गया। ये इसकी मुख्य प्रतिज्ञा है। इसमें लिखा है कि अग्नि को माध्यम में रखते हुए अग्नि आश्रित धातु विभंजन प्रक्रिया या रोगकरण प्रक्रिया को ज्ञान करने हेतु, समझने हेतु पूर्ण निर्देश रोगानिक विमान में बताया गया है। यह हो गया रोगानिक शब्द की अर्थ। विकल्प से हम क्या ज्ञात करते हैं? तो विकल्प यानी धातु विभंजन प्रक्रिया या रोगकरण प्रक्रिया को ज्ञात करने के 5 विकल्प भेद उपाय, यानी कि कोई भी रोगकरण प्रक्रिया या धातु विभंजन प्रक्रिया हो रही हो तो इस रोगकरण या धातु विभंजन प्रक्रिया को ज्ञात करने हेतु या उसकी पूर्ण समझूती उपार्जित करने हेतु रोगानिक विमान में 5 विकल्प भेद बताए गए हैं, जिसमें प्रभाव भेद, बल भेद, अधिष्ठान, निमित्त और आशय। प्रभाव, बल, अधिष्ठान, निमित्त और आशय भेद से 5 विकल्प भेद बताए गए। और दूसरा, इसमें यह समझ निकल के आती है कि कोई भी रोगकरण प्रक्रिया या धातु विभंजन प्रक्रिया जो हो रही हो, वो अपने एक या अनेक विभेद को या विभंजन के विभेद या विकल्पों को जिस कारण से वो प्राप्त करता है, ऐसे 5 कारण हैं कि प्रभाव, बल, अधिष्ठान, निमित्त और आशय के विकल्प द्वारा कोई भी रोगकरण प्रक्रिया एक अनेक विकल्पों को प्राप्त करती है। तो रोगानिक विकल्प में हमने रोगानिक की समझूती देखी और विकल्प की व्याख्या समझते हुए कि रोगकरण प्रक्रिया को ज्ञात करने के 5 उपाय, प्रभाव, बल, अधिष्ठान, निमित्त, आशय भेद, और दूसरा, कोई भी रोगकरण या धातु विभंजन प्रक्रिया जो हो रही हो वो एक से अनेक विकल्प भेद या अवान्तर विकल्प भेद के कारण प्रभाव, बल, अधिष्ठान, निमित्त और आशय भेद होते हैं। तो यानी कि धातु विभंजन प्रक्रिया को इस 5 विकल्प भेद से ज्ञात करना चाहिए, जिससे धातु साम्यीकरण प्रक्रिया अच्छी तरह से हम कर पाए।
क्योंकि धातु साम्यात विमान विमान स्थान की प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा सिद्धि हेतु हमें यह 5 विकल्प भेद अच्छी तरह से ज्ञात करने चाहिए। तो रोगानिक विमान जो विमान स्थान का 6ठा अध्याय है, वो क्यों ज्ञात करना चाहिए? तो कि भाई धातु साम्यात विमान जो विमान स्थान की प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा सिद्धि हेतु हमें रोगानिक विमान ज्ञात करना चाहिए। धातु साम्यार्थ विमान सिद्धि हेतु या धातु सामीकरण प्रक्रिया उपार्जित करने हेतु हमें रोगानिक विमान ज्ञात करना चाहिए। रोगानिक विमान किस अधिकार में आता है? तो यह रोगानिक विमान निर्देश चतुष्क निदान स्थान के साथ संकलित नैदानिक पद्धति के भाग के रूप में व्याख्यायित है। यानी कि रोगानिक विमान का अधिकार निर्देश चतुष्क और निदान स्थान अधिकार अंतर्गत रोगकरण या धातु विभंजन प्रक्रिया के ज्ञानार्थ इसका उपयोग होता है, जिससे धातु विभंजन प्रक्रिया को हम ज्ञात कर सके और उस ज्ञान के साथ हम चिकित्सा योजना या धातु सामीकरण प्रक्रिया अच्छी तरह से कर पाए। 5 विकल्प है: प्रभाव भेद, बल भेद, अधिष्ठान भेद, निमित्त भेद और आशय भेद। प्रभाव भेद में बताया गया है साध्यत्व असाध्यत्व भेद, यानी कि कोई भी रोगकरण प्रक्रिया को यह प्रथम भेद साध्यत्व असाध्यत्व भेद से ज्ञात करना चाहिए। दूसरा बल भेद, मृदुत्व दारुणत्व। तीसरा अधिष्ठान भेद, शारीर और मानस। चौथा निमित्त भेद, धातु वैषम्य निमित्त या आगंतुक निमित्त। और आमाशय या पक्वाशय भेद, यानी कि कोई भी रोगकरण प्रक्रिया का साध्यत्व असाध्यत्व के विषय से मूलवणी करे, उसकी बल भेद प्रमाण द्वारा यानी मृदुत्व दारुणत्व द्वारा परीक्षा करे, उसके शारीर अधिष्ठान या मानस अधिष्ठान के विकल्पों का अभ्यास करे, वो रोगकरण या धातु विभंजन स्वधातु वैषम्य निमित्त है या आगंतुक निमित्त है उसका अभ्यास करे, और दूसरा उस रोगकरण प्रक्रिया आमाशय समूह है या पक्वाशय समूह है यह ज्ञात करे। यह 5 विकल्प भेद से ज्ञात की गई कोई भी रोगकरण या धातु विभंजन प्रक्रिया में धातु सामीकरण हम अच्छी तरह से कर पाते हैं। यानी कि धातु सामीकरण प्रक्रिया को ज्ञात करने हेतु ये 5 विकल्प भेद बताए गए हैं और यह आपको करने अति आवश्यक। इसके बिना आप धातु सामीकरण प्रक्रिया अच्छी तरह से नहीं कर पाते। तो पहला विकल्प भेद के बारे में हम संक्षेप में देखें तो पहला विकल्प भेद आता है प्रभाव भेद, साध्यत्व और असाध्यत्व भेद। यानी कि धातु विभंजन या रोगकरण प्रक्रिया में जो विभंजन हो रहा है उस विभंजन यानी कि अग्नि सामता दोष और दूष्य जो रोगकरण प्रक्रिया का मूल आधार है, यह अग्नि सामता दोष दूष्य के दूषणीकरण जो विकल्प है उसका संकलनात्मक रोग परीक्षा का निरूपण यानी कि प्रभाव भेद परीक्षा साध्यत्व और असाध्यत्व, यानी कि अग्नि सामता दोष और दूष्य की दूषणीकरण या रोगकरण प्रक्रिया में जितने विकल्प भेद हो सकते उस सभी की परीक्षा करे और प्रवर मध्यम अवरत्व के द्वारा साध्यत्व असाध्यत्व कष्ट साध्यत्व और याप्यत्व तैयार होता है। यानी कि रोगकरण प्रक्रिया में अग्नि सामता दोष दूष्य की विकृतिकरण के विकल्प सभी दूषणीकरण या विकृतिकरण रोगकरण की प्रक्रिया में अग्नि सामता दोष दूष्य के विकल्प एक साथ इकट्ठा होकर जो एक निश्चित प्रभाव उत्पन्न करते हैं उस प्रभाव से साध्यत्व असाध्यत्व याप्यत्व या असाध्यत्व उत्पन्न होता है। इसमें कौन कौन से विकल्प आते हैं जो निर्देश चतुष्क के अध्याय में बताया गया है कि साध्यत्व के कारण कौन से असाध्यत्व के कारण कौन से। तो कोई भी रोगकरण प्रक्रिया के रूप हेतु पूर्वरूप रूप उस रोगकरण प्रक्रिया में दोष का विकृतिकरण में दोष दुष्टि का कितना और कितने प्रकार से दोष दुष्टि हुई है उसका ज्ञान, दोष गति उद्वोधक तिर्यक सही स्थान वृद्धि कोष शाखा मर्मास्थिक गति उसकी दोष गति का अभ्यास और रोगकरण में उसकी कितनी संभावना है, कितने दोषियों को रोगकरण में विकृत हुए हैं,
कौन सा रोग मार्ग है, कोष्ठ मार्ग, शाखा मार्ग, मर्मास्थि संधि मार्ग, या दो से ज़्यादा मार्गों को इन्वॉल्व किया हुआ है। पुरुष प्रकृति यानी कि वात पित्त कफज और मानस प्रकृति, काल नित्यक और आवस्थिक काल, और शरीर की युवा वृद्ध और बाल अवस्था, और उपद्रव कोई भी धातु विभंजन और रोगकरण प्रक्रियाओं में उपद्रव कितने हैं, यानी कि रोगकरण प्रक्रिया का पूर्ण निरूपण, यानी कि रूप, दोष परीक्षा, दोष गति परीक्षा, दोषियों का इन्वॉल्वमेंट, रोग मार्ग का अभ्यास, पुरुष प्रकृति, काल, उपद्रव, यानी कि सार्वत्रिक स्थिति में रोगकरण का अभ्यास करके जो निश्चित परीक्षण निकल के आता है वो रोग में साध्यत्व असाध्यत्व की संभावना को हमें ज्ञात करवाता है। दूसरा, इससे हमें क्या ज्ञात होता है तो कि चिकित्सा योजना में प्रवेश करे या ना करे। आप प्रभाव भेद ज्ञात करने से यह एक ज्ञात होता है कि एक तो हम प्रवेश करें या ना करें, दूसरा यह विकल्प निकल के आता है कि चिकित्सा योजनाओं में क्या बदलाव करें, यानी कि निदान परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा सूत्र और प्रतिस्थापन में कौन कौन से बदलाव इस रोगकरण प्रक्रिया में जरूरी है, यह हमें प्रभाव भेद साध्यत्व असाध्यत्व परीक्षण से ज्ञात होता है। तो इसमें साध्यत्व असाध्यत्व के जो विषय विषयांतर है उसका अभ्यास और उसका परीक्षण हमें करना है, और तद अनुसार चिकित्सा योजना और चिकित्सा में प्रवेश करे या ना करे यह हमें ज्ञात करना है। इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे कि लिंग परीक्षण समय साम निराम ज्वर, ज्वर का उदाहरण है, तरुण ज्वर, नव ज्वर, जीर्ण ज्वर, विषम ज्वर, ऐसी ज्वर प्रकृति लेकर हमारे पास रोगी पुरुष आ सकता है। दूसरा, ज्वर के जो दूसरे परीक्षण है उसमें अन्न, रस, स्वेद, जठराग्नि, आमाशय, रस, समान वायु, पाचक और क्लेदक, इसमें से कौन कौन से अधिष्ठान यानी कि दूसरे बिगड़े हुए हैं और प्रवर मध्यम अवरत्व में कितनी मात्रा से इसका दुष्टीकरण हुआ है, तद अनुसार हम आगे जाके चिकित्सा योजनाओं में विकल्प उत्पन्न करेंगे। दूसरे, ज्वर के दोषज भेद, दोष परीक्षा अंतर्गत वातज, पित्तज, कफज, द्वंद्वज या सन्निपातित ज्वर दोष विकल्प भेद कौन से है। दूसरे परीक्षण यानी कि धातुगत ज्वर की स्थिति है या नहीं, या ज्वर रसगत, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्रगत, यानी कि ज्वर ने कौन कितनी कितनी धातुओं को दुष्ट किया हुआ है। दूसरी, ज्वर साध्य, यह जो प्रभाव भेद परीक्षण में दूसरा विकल्प निकल कर आता है कि संतत, संतत, अन्य तृतीयक, चतुर्थक, विषम ज्वर की कौन सी संभावना है जो दोष गति और रोगमार्ग परीक्षण अंतर्गत आती है, यानी कि ज्वर की और लिंग समुदाय, दूष्य, दोषज भेद, धातुगत भेद, विषम ज्वर आदि के रोगमार्ग पूर्वक के भेद, सभी परीक्षण से कोई भी ज्वर प्रकृति वाले रोगी पुरुष में यह ज्वर का धातु विभंजन साध्यत्व असाध्यत्व भेद का विकल्प हमें ज्ञात करवाता है। और दूसरा, चिकित्साओं में इससे विकल्प आएगा, यानी कि रसगत, रक्तगत, मांसगत, मेदगत ज्वर होगा तो तद अनुसार चिकित्सा योजना में विकल्प आएगा। विषम ज्वर होगा तो विकल्प आएगा, दोषज ज्वर अनुसार विकल्प आएगा, और साम निराम, तरुण, नव, जीर्ण और विषम ज्वर अनुसार आपकी चिकित्सा योजनाओं में विकल्प आएगा। तो यह हमें प्रथम रोगानिक विकल्प के प्रभाव भेद परीक्षण से ज्ञात करना चाहिए और तद अनुसार हमें चिकित्सा योजनाओं में परिवर्तन करना चाहिए। दूसरा परीक्षण आता है बल भेद परीक्षा। इसमें लिखा हुआ है कि मृदुत्व और दारुणत्व परीक्षा करें, यानी कि कोई भी धातु विभंजन या रोगकरण प्रक्रिया, इसमें लिखा है कि उसके विस्तार या विकल्प का आधार बल भेद पर है, यानी कि हमारे पास आने वाले रोगी पुरुष में जो रोगकरण अग्नि सामता दोष दूष्य का दुष्टीकरण होता है, यह रोगकरण प्रक्रिया कितने विकल्पों को प्राप्त करेगी या उसके विस्तार किस तरह से होगा, यह विस्तार की या विकल्पों की पूर्ण संभावना बल भेद परीक्षण पर आधारित है। यानी कि रोगी का बल व्याधि क्षमत्व शक्ति जितनी ज़्यादा उतनी रोगकरण प्रक्रिया का
विकल्प होना बंद हो जाता है। यानी कि रोगी बल जितना ज़्यादा उतना धातु विभंजन मृदुत्व को प्राप्त करता है, और रोगी बल जितना कम उतना धातु विभंजन दारुणत्व को प्राप्त करता है। रोगी बल का आधार हमारे संहिता में पूर्ण रूप से सश्रुत अनुवर्तन और उसमें भी दिनचर्या और ऋतुचर्या को बताया गया है, जो सहज कालकृत और युक्तिकृत बल उपार्जित करता है। हमारे शरीर में बल का आधार अग्नि, रक्त, उदान और शुक्र, ये 4 स्तंभ है बल के, जिसके ऊपर बल पूर्ण रूप से आश्रित होकर रहता है। यह बल क्या करता है? अंग, आशय, अवयव प्रणाली को रोगकरण या धातु विभंजन होने से रोकता है। तो विकृति विज्ञान अंतर्गत विमान स्थान का जनपदोध्वंसीय विमान पूर्ण रूप से रोगकरण या धातु विभंजन प्रक्रिया में किस तरह से बल संरक्षण द्वारा हम जनपदोध्वंस रोक सकते हैं या रोगकरण प्रक्रिया को रोक सकते हैं, उसका पूर्ण अध्यय जनपदोध्वंसीय विमान में बताया गया। यानी कि स्वश्रुत अंतर्गत दिनचर्या, ऋतुचर्या, बल संरक्षण हेतु बताई गई है, और इसी बल संरक्षण में रोगकरण या विभंजन प्रक्रिया ना हो और उसके उपाय जनपदोध्वंसीय विमान में पूर्ण तरह से बताए गए। अब बल भेद परीक्षा में क्या है कि जितना रोगकरण प्रक्रिया में रूप, सामता, दोष, दूष्य, रोगमार्ग, अग्नि का दूषणीकरण जितना ज्यादा उतना रोग में दारुणत्व, और रूप, सामता, दोष, दूष्य, रोगमार्ग और अग्नि का दूषणीकरण कम उतना रोग में मृदुत्व आता है। तो बल संरक्षण के क्या उपाय करें? तो स्पष्ट रूप से आपको जनपदोध्वंसीय विमान का ही उपयोग करना है, जिसमें स्वस्थ अनुवर्तन, विशेष दिनचर्या, ऋतुचर्या, पंचकर्मीय शुद्धि, रसायन कर्म, दीपन, पाचन, दोषावसेचन, यह रसायन कर्म जो चिकित्सा योजना जनपदोध्वंसीय विमान में बताई गई है। यदि आपके पास आने वाले रोगी पुरुष में रोगकरण या धातु विभंजन प्रक्रिया में बल भेद परीक्षा करनी अनिवार्य है, और तद अनुसार आपको चिकित्सा योजनाओं में विकल्प करना चाहिए। आगंतुक ज्वर सांप्रत समय में हमने देखा कोविड निज रोग में बल भेद पूर्वक निदान और चिकित्साओं में विकल्प करना अति आवश्यक है, वरना आपकी चिकित्साओं में द्वंद्व हो सकता है या गदातिचार या परिणाम ना मिले, ऐसा हमें हो सकता है। तो बल है वो रोग या धातु विभंजन रोगकरण प्रक्रिया को रोकने का कार्य करती है, जिससे मृदुत्व और दारुणत्व उत्पन्न होता है। कई बार बल संरक्षण न करने से रोगकरण प्रक्रिया दारुणत्व को प्राप्त कर जाती है, जो हमने कोविड में भी देखा। तीसरा आता है अधिष्ठान भेद विकल्प परीक्षा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी रोगकरण या धातु विभंजन प्रक्रिया हो रही हो, उसमें 2 शारीर और मानस अधिष्ठान और शारीर और मानस अधिष्ठानों के विकल्पों की परीक्षा करना। जैसे कि हमारे शरीर के अंतर्गत जो भी अधिष्ठान है वो जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि, यह 3 अग्नि आश्रित अधिष्ठान है। जैसे कि प्राण, अन्न, उदक, वायु स्रोतस पूर्ण रूप से जठराग्नि आश्रित अधिष्ठान है। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, अस्थि धात्वाग्नि आश्रित अधिष्ठान है, और पुरुष मूत्र स्वेद महाभूताग्नि आश्रित अधिष्ठान है। तो रोगकरण प्रक्रिया में अग्नि का अधिष्ठान, अग्नि आश्रित अधिष्ठानों यानी कि प्राण से लेके शुक्र, पुरुष मूत्र स्वेद पर्यंत, और तद अनुसार वात, पित्त, कफ स्थान आदि के अधिष्ठान रोगकरण या धातु विभंजन प्रक्रिया में अपनी सामान्यकरण के कारण सम्मिलित होते हैं। तो धातु विभंजन प्रक्रियाओं में अधिष्ठानों का इन्वॉल्वमेंट और उसकी परीक्षा करना अति आवश्यक है, क्योंकि तद अनुसार धातु विभंजन आगे बढ़ेगा और तद अनुसार आपको चिकित्सा योजना तैयार करनी है। स्रोतस विमानीय पूर्ण रूप से अधिष्ठान परीक्षण के ऊपर व्याख्यायित है। चिकित्सा योजना में तद अनुसार चिकित्सा योजना करनी चाहिए। एक उदाहरण इसमें दिया है कि गृहिणी चिकित्सित में अजीर्ण रस दुष्टि में किस तरह से अधिष्ठान पूर्वक रोगकरण या धातु विभंजन आगे बढ़ता है, ये उसमें बताया गया है
कि वात संश्लिष्ट अन्न रस अजीर्ण पूर्वक ग्रहणी दृष्टि में वात संश्लिष्ट अन्न रस आगे जाके प्राणवाही, अस्थिवाही, पक्वाशय और वात वर्गीय सामान्य अधिष्ठानों में धातु विभंजन करके एक अनेक रोग समुदाय उत्पन्न करने की संभावना रखता है। उसी तरह उसमें निर्देश दिया है कि पित्त संश्लिष्ट अन्न रस ग्रहणी दृष्टि में विदग्ध अजीर्ण पूर्वक और जठराग्नि, अन्नवायी, रक्त, स्वेद और पित्त वर्गीय सामान्य अधिष्ठानों में धातु विभंजन करके रोगकरण करने का सामर्थ्य रखता है। उसी अनुसार कफ संश्लिष्ट अन्न रस ग्रहणी दृष्टि पूर्वक अजीर्ण करके जठराग्नि, उदकवाही स्रोतस, रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र यानी कि उदक वर्गीय धातु और कफज अधिष्ठानों में सामान्यकरण से धातु विभंजन करके रोग समुदाय उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखता है। यह अधिष्ठान परीक्षण, अधिष्ठानों का महत्व और उसके अनुसार चिकित्साओं में तरतम यह हमारे अधिष्ठान परीक्षण से ज्ञात होता है। यानी कि प्राणवायु स्रोतस, अस्थि, पक्वाशय और वात वर्गीय अधिष्ठानों को बिगाड़ने की पूर्ण संभावना रखता है। अनुवायु स्रोतस, रस, स्वेद, रक्त और पित्त वर्गीय अधिष्ठानों में धातु विभंजन करवाने की महत्तम संभावना रखता है। तो अधिष्ठान परीक्षण एक तो रोग निदान और धातु सामीकरण प्रक्रिया के विकल्प तैयार करने में हमें अधिष्ठान परीक्षण अति आवश्यक है। इसीलिए रोगानिक विकल्प में प्रभाव भेद परीक्षण, बल भेद परीक्षण, अधिष्ठान भेद परीक्षण का महत्व दर्शाया गया। चौथा आता है निमित्त भेद परीक्षा, यानी कि कोई भी रोगकरण प्रक्रिया अपनी स्वतंत्र निदान, स्वतंत्र लिंग से उत्पन्न हुआ है, यानी कि स्व धातु वैषम्य निमित्त है, या रोगकरण या धातु विभंजन आगंतुज निमित्त है, यानी कि परतंत्र निदान से धातु विभंजन प्रक्रिया हुई है। यह हमें ज्ञात करना चाहिए। जैसे कि निज ज्वर, दोषज ज्वर जो अपने स्वतंत्र लिंग हेतु आदि से उत्पन्न होता है और जिसकी चिकित्सा है ज्वरादो लंघनम, ज्वर मध्य तु पाचनम, ज्वरांते भेषजम प्रोक्तम, ज्वर मुक्ते तु विरेचनम। यह निज ज्वर का पूर्ण चिकित्सा सूत्र है। लेकिन आगंतुक ज्वर उत्पन्न हुआ हो, अभिघात, अभिशाप, अभिचार आदि से, तो उसकी चिकित्सा परिवर्तन होती है कि उसमें निदान परिवर्जन, सत्वावजय, देव्यप्राशय, दीपन पाचन, दोषावसेचन, पंचकर्म और रसायन चिकित्सा का महत्व इसके अंतर्गत बढ़ जाता है। तो स्वधातु वैषम्य निमित्त में स्वतंत्र चिकित्सा सूत्र लागू होते हैं और आगंतुक निमित्त के अंतर्गत निदान परिवर्जन करके संबंधित चिकित्सा सूत्र इसके अंतर्गत लागू होते हैं। तो यह एक रोग विभंजन के अंतर्गत अति आवश्यक परीक्षण है। दूसरा आता है आशय भेद अंतिम परीक्षण, आमाशय समुत या पक्वाशय समुत। कोई भी धातु विभंजन या रोगकरण प्रक्रिया में सम्मिलित अग्नि, सामता, दोष और दूष्य के मूलभूत समुत्थान, ऐसे दो आशय भेद है, एक है आमाशय और दूसरा पक्वाशय। यानी कि कोई भी रोगकरण प्रक्रिया ये मूलभूत दो अधिष्ठानों द्वारा या तो दो मूल समुत्थानों द्वारा पोषित रहती है। धातु विभंजन में रोगकरण में अग्नि, सामता, दोष, दूष्य का नियमन यह समुत्थान यह आमाशय और पक्वाशय आश्रित रहता है। यानी कि इस समुत्थान के बल को तोड़ने हेतु, समुत्थान विच्छेद हेतु और प्रकृति स्थापन करवाने हेतु आपको आमाशय और पक्वाशय समुत्थान परीक्षण करना अति आवश्यक है। जैसे कि आमाशय समुत्थ रोगकरण या धातु विभंजन में जठराग्नि, आमाशय, रस, श्लेष्मपित्त दोष, अन्न और वृत्ति, इतने कोई भी रोगकरण प्रक्रिया को बल देने हेतु आमाशय आश्रित विभंजन प्रक्रिया में भाग लेते। जब तक आमाशय शुद्ध ना हो तब तक जठराग्नि, आमाशय, रस, कोष्ठ, श्लेष्मपित्त, अन्न और वृत्ति अपने सम्यक कर्म अनुवर्तन से जुड़ते नहीं है और उसी कारण रोग विभंजन प्रक्रिया टूटती नहीं है। और प्रकृति स्थापन भी तब तक आमाशय शुद्धि परीक्षा ना हो
तब तक आपको प्रतिस्थापन करवाना है। दूसरा आता है पक्वाशय समुद्र, तो इसमें धात्वाग्नि महाभूताग्नि आश्रित होकर रहती है। 7 धातु 3 मल का यह नियमन करता है पक्वाशय, 2 अंतर्गत वात का नियमन करता है और वेग और विसर्जन का नियमन करता है। यानी कि रोगकरण या धातु विभंजन प्रक्रिया में धात्वाग्नि महाभूताग्नि स्थानस्थ रस धातु मल वात दोष वेग और विसर्जन इतनी प्रक्रियाओं का नियमन पक्वाशय करता है। जब तक पक्वाशय शुद्ध ना हो तब तक रोगकरण या धातु विभंजन में इतने भाव सापेक्षीकरण को प्राप्त न करने के कारण विकृतिकरण को बनाए रखते। तो आपको आमाशय पक्वाशय समुद्र अवश्यों में जानना चाहिए। जैसे कि आमाशय समुद्र धातु विभंजन है एक ज्वर और दूसरा आम, पक्वाशय समुद्र धातु विभंजन है उदावर्त मर्माशय संधिगत व्याधि शल्य शालक्य तंत्र के रोग संग्रह, इसमें पक्वाशय सविशेष दुष्ट होता है। तो आमाशयगत ज्वर और आम में जब तक आमाशय शुद्धि आमाशय का सापेक्षीकरण और आमाशय आश्रित अधिष्ठान अग्नि सामता दोष दूष्य सापेक्ष अनुवर्तन को प्राप्त ना करे तब तक आपको समुत्थान भेद नहीं होता और प्रतिस्थापन भी नहीं होता। उसी तरह से पक्वाशय समुद्र धातु विभंजन उदावर्त मर्माशय संधि शालक्य शल्य वात रोग में वेग के रोगों में जब तक पक्वाशय शुद्ध ना हो पक्वाशय आश्रित अधिष्ठान रोगकरण प्रक्रिया चालू रखते हैं। तो जब तक पक्वाशय शुद्ध ना हो पक्वाशय का प्रकृति स्थापन ना हो तब तक आपको धातु विभंजन प्रक्रिया में से संप्राप्ति विघटन नहीं मिलेगा। तो आमाशय और पक्वाशय कोई भी रोगकरण प्रक्रिया का मूल आधार है जो धातु विभंजन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अग्नि सामता दोष और दूष्य को पोषण देते हैं। तो उसी कारण आमाशय पक्वाशय का विकल्प भेद परीक्षण करना अति आवश्यक है। तो यदि आप रोगानिक विकल्प या रोगकरण प्रक्रियाओं में प्रभाव बल अधिष्ठान निमित्त और आशय भेद से यदि किसी भी रोग विभंजन को साथ में लेके 5 विकल्प से यदि आप परीक्षण करते हो तो अवश्य में आपके रोगी पुरुष में निदान और चिकित्सा सरलता को प्राप्त करेगा। जैसे कि प्रभाव भेद में ज्वर में विकार रोग व्याधि साध्यत्व असाध्यत्व है या नहीं, बल भेद से ज्वर जो है उसमें रसायन वाजीकरण पंचकर्म दीपन पाचन दोषावसेचन की सांप्रत हाल कितनी आवश्यकता यह हमें ज्ञात होता है। अधिष्ठान भेद अनुसार रस रक्त मांस मेद संतत अन्य तृतीयक चतुर्थक ज्वर भेद है या नहीं, निमित्त भेद अनुसार स्वतंत्र ज्वर है या परतंत्र ज्वर है यह हमें ज्ञात होता है। आशय भेद अनुसार आमाशयगत स्थिति ज्वर पूर्ण रूप से आमाशय आश्रित है, पक्वाशय तो कुष्ठ पक्वाशय आश्रित है, वेग आश्रित व्याधि पक्वाशय आश्रित है। तो ऐसे विकल्प भेद या रोगकरण प्रक्रिया को ज्ञात करने हेतु यह 5 विकल्प भेद परीक्षा बताई गई है। तो यह सरल एक निरूपण है जो आपको रोगकरण या आपके पास आने वाले रोगी पुरुष में यह 5 विकल्प भेद से रोगों को जानना चाहिए और यह अति आवश्यक है। यदि आपने यह 5 विकल्प भेद किसी भी रोगकरण प्रक्रिया यानी कि त्रिबोधीय संग्रह बनाते समय नहीं देखा तो धातु सामीकरण प्रक्रिया योग्य रूप से नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए यह रोगानिक विकल्प का महत्व दर्शाता है। तो विमान स्थान का चिकित्सा में बहुत बड़ा महत्व है। इसी कारण हमारा यह विमान विज्ञान नामक तीसरा हमारा सेमिनार आयोजित किया गया था। तो इसी तरह से आप अभ्यास करें। थैंक यू।